आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है सारे, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। आई होप आपने देखा होगा, अब तक नहीं देखा है तो देखें, और जो कमियाँ हो वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उस पर अच्छे से वर्क कर सकूँ। और हम उम्मीद कर रहे हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने कोशिश करी हुई है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम अच्छे से सारे ऑप्शंस को कवर करें ताकि आपको ये पता चले कि जो ऑप्शन सही नहीं है वो क्यों सही नहीं है। बाकी पॉलिटी के जो क्वेश्चन जो सीरीज़ हमने अभी कवर कराई हुई है उसमें भी हमने बहुत अच्छे से अदर ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इसमें चूँकि ये मॉडर्न हिस्ट्री के एक्चुअली एक दूसरे से फैक्ट जो होते हैं वो कोरिलेट होते हैं, तो इनको हमने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। यहाँ 2022 के जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनको हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे आरक्षित विषय माना गया? तो हम क्वेश्चन जो है उसको एक बार और बताते हैं और फिर हम आपको उसका आंसर बताएंगे। बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें जो सही है वो क्यों है और जो सही नहीं है वो क्यों नहीं है। तो क्वेश्चन बता रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे आरक्षित विषय माना गया? तो इसमें जो आरक्षित विषय है आप देखेंगे नीचे दिए गए कोड का उपयोग करें। फर्स्ट 1 2 3 है, V 2 3 एंड 4, C 1 3 एंड 4, D 1 2 एंड 4। तो इसका जो सही आंसर है वो C है 1 3 एंड 4। हम देखते हैं 1 3 एंड 4 में क्या है। 1 में क्या है हमारा, न्याय का प्रशासन आरक्षित में था। 3 में क्या है, भू राजस्व था। 4th में क्या है, पुलिस। और सेकंड इसमें नहीं है, सेकंड इसमें नहीं है आरक्षित में। तो सेकंड किस में है? सेकंड आपका स्थानांतरित या ट्रांसफर्ड जो विषय है उसमें है। अब ये आरक्षित और ट्रांसफर्ड क्या है इसमें हम नीचे देखेंगे। आप यहाँ ऑप्शंस देख के देख सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट जो ऑप्शन है न्याय का प्रशासन, और थर्ड जो ऑप्शन है भू राजस्व, फोर्थ जो ऑप्शन है वो पुलिस, ये, और जो छूटा हुआ है स्थानीय स्वशासन। आप देखिए कि स्थानीय स्वशासन को छोड़ के जो 3 ऑप्शंस हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग होल्ड रख रहे हैं। न्याय का प्रशासन, अगर किसी के पास ये विषय है कि वो इस चीज़ को होल्ड करेगा तो उसके पास कितना बड़ा राइट है। भू राजस्व, कोई किसी चीज़ का पूरा रेवेन्यू अपने पास रखेगा तो वो उसके पास कितना बड़ा राइट है। और पुलिस, किसी के अधीनस्थ सिर्फ पूरी पुलिस फोर्स हो तो उसके पास कितने सारे के सारे राइट हैं। तो आप देख रहे हैं आरक्षित विषय में न्याय का प्रशासन, भू राजस्व, पुलिस, 3 ये शामिल हैं। अब हम इसे इतना अच्छे से क्यों बता रहे हैं ताकि आप समझ सकें। हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल जो भी सुने उसे ये लगे कि मैं बहुत एक एक चीज़ बहुत धीमे धीमे बता रही हूँ। अब हम नीचे जानेंगे आरक्षित और अनारक्षित। सबसे पहले हमने देखा भारत सरकार अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने अपने देश के प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की मांग की थी। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सीधे सीधे आर्टिकल, वो एक्ट जो 1919 है उससे हमने बहुत सारे एक्ट उठाए हुए हैं सीधे, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो हमारा जो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने अपने देश के प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की मांग की थी। ये क्यों आया था? क्योंकि जब उपद्रव बहुत ज़्यादा होने लगा था तो भारतीयों को कुछ संतोष देने के लिए ये एक तरीके का अधिनियम था। इसमें कुछ राइट्स थे भारतीयों के लिए। क्या राइट्स थे हम उस पर बात करेंगे। यह अधिनियम 1916 और 1921 के बीच भारत के तत्कालीन भारत सचिव एडविन मोंटेग्यू और भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की एक रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित था। ये जो आया था अधिनियम, ये किसकी सिफारिश पे आया था? चूँकि ये क्वेश्चन आ सकता है, जो हमें अच्छा लग रहा है उसको हम बहुत धीमे से बता रहे हैं। आई होप आपको चीज़ें ठीक लग रही होंगी।
तो ये भारत के उस वक्त के तत्कालीन भारत जो सचिव थे एडविन मोंटेग्यू और जो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उनकी सिफारिशों पे। तो जिस वजह से इसे कहा जाता है, इसलिए इस अधिनियम द्वारा निर्धारित संवैधानिक सुधारों को, इसलिए जो भी इस अधिनियम के द्वारा जो सुधार हुए हैं उन सुधारों को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मोंटफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। मेनली हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं एक्ट 1919 को। अब हम देखेंगे इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी। ये बेसिकली अधिनियम था क्या था, तो ये जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम का काम था कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को सीमांकित और अलग अलग प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में ढील प्रदान करना। मतलब इसका बेसिकली था कि केंद्र को एक अलग राइट्स होंगे, स्टेट के अपने एक अलग राइट होंगे, और केंद्र का जो होल्ड होगा वो स्टेट के ऊपर थोड़ा लूज होगा, यानी कम होगा, ढील प्रदान करेगा। सेकंड, केंद्रीय और प्रांतीय विधायकों को उनके विषयों की सूची पर कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। हालांकि सरकार की संरचना केंद्रीकृत और बनी रही। आप सीधे से बस इतना समझिए कि यहाँ पर जो केंद्र के अपने कानून थे वो बनाने के लिए कानून केंद्र जो बनाता था वो तो था ही स्वतंत्र, लेकिन जो प्रांतीय विधायिकाएं थीं, जो स्टेट भी अपने जो नियम अपने स्टेट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से जो बनाना चाहें, वो इस एक्ट के तहत स्वतंत्र हो गई थीं। आगे, इसने प्रांतीय विषयों को, जो प्रांतीय मतलब स्टेट, इसने प्रांतीय विषयों को विभाजित किया था। किसमें? अब वही वाली बात आ गई जो क्वेश्चन में था कि एक्ट, यहाँ पे पूरी बात हो रही है कि एक्ट जो 1919 था, इसने प्रांतीय विषयों को आगे दो भागों में बांटा। एक्ट 1919 ने जो स्टेट के जो विषय होंगे उन पर भी कैसे विषय, आज हम देख रहे हैं हमारे जो राइट्स हैं वो पूरे 3 सूचियों में विभाजित हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। कुछ राइट्स जो हैं वो केंद्र, जो संघ सूची यानी जो केंद्र जिन पर नियम बनाएगा या जिसकी होल्ड केंद्र, जिन विषयों पर होल्ड केंद्र की है, कुछ विषयों पर होल्ड केवल राज्य की है, और कुछ विषयों पर जो है वो राज्य और केंद्र दोनों की है। सेम उसी तरीके जो स्टेट के जो विषय हैं, जो स्टेट के अंतर्गत आते हैं, वो भी अलग अलग 2 लोगों के हिस्से में बांटे गए। कैसे विभाजित किया गया? एक हिस्से को दिया गया नाम स्थानांतरित या आंतरिक, ट्रांसफर्ड, या तो उसे स्थानांतरित बोलिए या आंतरिक बोलिए, और उसे ही ट्रांसफर्ड बोलिए। और एक था आरक्षित, रिजर्व। अब आप एक चीज़ सोचिए, आरक्षित, आ से अच्छा। अब बस इतना माइंड से आगे मैं ये मान के चल रही हूँ कि हाँ, मुझे पता है आपको आता होगा सब कुछ, बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, लेकिन हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चाहते हैं कि हम बहुत स्लोली चीज़ों को बताएं, ताकि मुझे ना लगे कि हमने कुछ छोड़ा हुआ है। तो इन्होंने 2 भागों में बांटा स्टेट के जो रूल्स, जो राइट्स थे। एक राइट को नाम दिया स्थानांतरित, आंतरिक या ट्रांसफर्ड, और दूसरा जो दिया राइट आरक्षित, रिजर्व। अब आरक्षित जिन्हें रिजर्व कहा गया, आरक्षित, आ से अच्छा, यानी कि जो अच्छे स्टेट के विषय थे, राइट्स थे, वो आरक्षित में रखे गए। जो अच्छे स्टेट के जो राइट्स थे, जिसमें रेवेन्यू आता था, जिसमें पुलिस फोर्स आती थी, जिसमें कानून और न्यायालय आता था, वो सब रख दिया आरक्षित विषय में, आ से अच्छा, अच्छे विषय। और जो काम करने वाले थे वो रख दिए गए आपके आंतरिक, स्थानांतरित या ट्रांसफर्ड में, यानी कि जैसे स्वास्थ्य रख दिया, अब ये तो काम करना पड़ेगा, इसमें जो भी जिसके भी अंडर ये रहेगा उसको ये काम करने पड़ेंगे। और शिक्षा हो गई वो, तो ये जो चीज़ें थी, जो करने वाली चीज़ें थी, वो रख दी थी ट्रांसफर्ड, स्थानांतरित, आंतरिक। आप ऐसा सोच के चल सकते हैं कि जो आरक्षित जिनके पास होता था उनके अंडर में ये लोग काम करते थे। ऐसा सोच नहीं सकते, यही सच था, क्योंकि आर्टिकल 1919 का ध्येय ही था द्वैध शासन प्रणाली, यानी कि इस पर एक तो
वहाँ की खुद की एक लोकल सरकार होगी स्टेट की, और उसके 2 विषय होंगे। जो स्टेट के पास राइट होंगे, उसमें एक राइट होगा वो लोकल सरकार के पास होगा। एक राइट कौन सा होगा? ट्रांसफर्ड, स्थानांतरित वाला। और एक जो अच्छे होंगे, यानी कानून वाला, जिस पर कानून कौन सा बनेगा, क्या यहाँ पर चलेगा, किसका कौन अगला, अगर तुम सही से काम नहीं कर रहे हो, अगर वहाँ की लोकल जो वो है लोकल सरकार, वो अगर सही से काम नहीं कर रही है, तो वो कानून बनाना या उससे वो पावर छीनना, उन सब के लिए जो था एक अलग था। यानी जिनके पास आरक्षित विषय थे, आरक्षित विषय किसके पास थे? गवर्नर के पास, जो उस वक्त गवर्नर हुआ था। तो एक स्टेट पर 2 लोग शासन करते थे, ठीक है। तो अच्छे आरक्षित विषय के अंदर कौन कौन आते हैं? अच्छे। तो हम यहाँ देखेंगे, इसमें कानून और व्यवस्था, वित्त, भूराजस्व, सिंचाई आदि जैसे विषय शामिल थे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है, 1, 3 और 4। यानी कि आरक्षित में विषय में कौन कौन आता है? आरक्षित विषय में कौन कौन आता है? न्याय का प्रशासन, आ से अच्छा, भूराजस्व, पुलिस, और ट्रांसफर्ड में क्या आता है? स्थानीय स्वशासन। आपसे हो सकता है अगली बार 3 को अलग रख दिए जाएं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन और पुलिस में कौन सा जो है वो आरक्षित है। तो आपको पता होगा कि हाँ, ये आरक्षित में तभी कर पाएंगे, या ये हो जाएगा 4 दे देंगे आपको, 3 दे देंगे आपको आरक्षित वाले और एक अनारक्षित वाला, और पूछ लेंगे कौन सा अनारक्षित है, ठीक है। तो इसलिए हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगली बात वो कह रहा है कि सभी महत्वपूर्ण विषय प्रांतीय कार्यकारिणी के आरक्षित विषयों में रखे गए थे। आरक्षित विषयों में जो सीधे वहाँ की जो सरकार थी, इंग्लिश सरकार, उनके अंडर कंट्रोल काम होता था। स्थानांतरित आंतरिक विषयों को राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से प्रशासित किया जाता था। मतलब जो वहाँ की लोकल सरकार होती थी और जो उनके लिए अच्छा काम करती थी, गवर्नर की पूरी बात मानती थी, उनकी सहायता से ये स्थानांतरित आंतरिक विषयों पर काम होता था, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें विषय कौन कौन से थे स्थानांतरित और ट्रांसफर्ड में। इसमें शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, स्थानीय सरकार उसी में आती है, उद्योग हुए, कृषि हुआ, और उत्पाद शुल्क आदि इसमें विषय शामिल थे। अब एक चीज, प्रांत में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राज्यपाल स्थानांतरित आंतरिक विषयों का प्रशासन भी अपने हाथ में ले सकता था। बात खत्म। अगर वहाँ की लोकल सरकार जरा सा भी इधर उधर होती थी, जरा सा भी काम सही नहीं कर रही है, तो वहाँ के जो उनके अंडर में जो हाथ वर्क होते थे वो भी वो ले लेती थी, ठीक है। इस एक्ट के तहत ले लेगी। इस अधिनियम, हमने यहाँ पे एक सही के चिन्ह लगाए हैं क्योंकि वो मुझे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे। इस अधिनियम ने प्रांतीय सरकार के स्तर पर कार्यपालिका के लिए द्वैध शासन की शुरुआत की। इस अधिनियम ने, तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है एज ए फैक्चुअल या मिलान के रूप में कि किस अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू हुई। तो ये जो हुई है वो एक्ट 1919 के तहत हुई है। इसने देश में पहली बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, ठीक है। किसने? एक्ट 1919 ने, यानी प्रत्यक्ष चुनाव की किसने? देश में पहली बार द्विसदनीय। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद को एक द्विसदनीय विधायिका द्वारा प्रस्तापित किया गया। आप जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं, हम उनको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहे। दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया गया था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो और एक्ट 1919 के बारे में क्या है। वायसराय की कार्यकारिणी, जो वायसराय होता था उसकी क्योंकि हम ये शुरू से समझ रहे हैं कि एक्ट 1919 आया क्यों था, क्योंकि भारत में बहुत विद्रोह होने लगा था। तो भारतीयों के संतोषजनक चीज़ों के लिए थोड़ा सा कुछ कि इनको संतोष प्रदान कर दिया जाए, तो इनके लिए कुछ राइट्स दे दिए जाएँ, इनकी भागीदारी थोड़ी ज़्यादा कर दी जाए। तो इसी भागीदारी के तहत एक और था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद जो होगी, वायसराय की कार्यकारी परिषद जो होगी उसमें 6 सदस्य होते हैं,
उसमें कमांडर इन चीफ को छोड़कर कोई 5 सदस्य में से 3 सदस्य जो होंगे वो भारतीय अवश्य होंगे। ठीक है, मेन मतलब जो फैसले बनाता है, जो फैसले वापस लेता है, उनका छोड़ के, यानी कमांडर इन चीफ जो 6 लोगों में, कमांडर इन चीफ की जो वायसराय की कार्यकारिणी थी उनमें 6 लोगों की इसे छोड़ने के बाद जो 5 लोग कार्यकारिणी बची, उसमें से 3 जो होंगे वो भारतीय ज़रूर होंगे। इसी के तहत हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि इसने सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियन लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया। जो आज भी हमारे यहाँ है कि हम लोग जो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वो उनका उद्देश्य यही इसी की पूर्ति के लिए होता है। ठीक है, इसने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। हाँ, इस एक्ट ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया। ये इम्पॉर्टेंट है। कहाँ कार्यालय बना? लंदन में बना। कहाँ बना? लंदन में। इस किस एक्ट के तहत? एक्ट 1919 के तहत। अच्छा, इसी एक्ट के तहत हमारे पास लोक सेवा आयोग आया था, जिसे आज आज जो कहा जाता है आप लोगों को पता ही है। तो इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। ठीक है, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, ये जो हम एग्ज़ाम्स दे रहे हैं सिविल सर्विसेज का, ये इसी एक्ट के तहत, इसी में ये प्रावधान था। ठीक है, अगला है हमारा, इसने पहली बार प्रांतीय बजटों, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी एक्ट के तहत पहली बार प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग किया था। अच्छा, ये आप देख पा रहे होंगे कि आज ये बहुत नॉर्मल है, जो आपको पता होगा कि 1919 एक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है, और उसके जो एक्ट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे सीधे सीधे हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत पूरा का पूरा लगभग वो लिया हुआ है। इसने एक वैधानिक आयोग की स्थापना की थी। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। इसने एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया, जो इसके लागू होने के 10 वर्षों के बाद इसके कार्य प्रणाली की जांच और रिपोर्ट करेगा। सीधे से वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस दिन से 1919 एक्ट लागू हो जाएगा देश में, तो इन्होंने इसी एक्ट के तहत एक वैधानिक आयोग की भी नियुक्ति हुई है, कमेटी हो गई है नियुक्त। मतलब जब भी ये लागू होगा, तो जो ये कमेटी इन्होंने बनाई है वो लागू होने के 10 वर्ष बाद उसके कार्यों का ऑडिट करेगी कि इन्होंने कितना काम किया, क्या नहीं किया, जो इन्होंने बताया था उसमें कितना। ठीक है, तो हमने अपना पहला क्वेश्चन यहाँ कवर किया। हम चाहते वहीं पे इसको बहुत जल्दी निपटा देते, लेकिन हम चाहते थे कि इससे रिलेटेड, चूँकि आप सिविल सर्विसेज में बैठ रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चीज़ों को इतनी जल्दी नहीं चाहेंगे कि तुरंत बहुत जल्दी चीज़ें हो जाएं, क्योंकि ये कोई पुलिस का एग्ज़ाम नहीं है। आपको उसके बारे में एडिशनल नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। मेरा यही प्रयास है कि मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको डिलीवर कर सकूं, और उम्मीद है आपको अच्छी लगेंगी चीज़ें। और अब पसंद आए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड अच्छे कमेंट्स हमें मोटिवेट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करिए। वारेंद्र कुमार घोष, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस, ये 3 हमें क्रांतिकारी हैं और इनके बारे में बताया गया है। उपरोक्त में से कौन गदर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़ा था? तो हम सीधे आपको इसका आंसर पता होगा, लेकिन हम बताएं, इसका जो आंसर है रास बिहारी बोस, ये सीधे गदर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़े थे। अब हम इसके बारे में, तीनों के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये आपके लिए, आपको नहीं चाहिए, आपको पहले से नॉलेज है, तो आप सीधे स्किप करके आगे जा सकते हैं। हम इनके बारे में बताते हैं। तो ऑप्शन, चूँकि रास बिहारी बोस है तो ऑप्शन हमारा डी हुआ, ओनली 3rd। पहले देख लेते हैं गदर क्रांतिकारी गतिविधि। गदर जो क्रांतिकारी गतिविधि थी वो शुरू ही रामदास पुरी, जीडी कुम्हार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। ठीक है, इन्होंने गदर पार्टी के बारे में पूछा। हम आपको बता रहे हैं कि इसमें गतिविधि शुरू किसने की थी। ठीक है, और ये गदर पार्टी बनी कब? ये जो गदर बनी है ये 15 जुलाई 1913 को बनाई गई। इसके बारे में हम जानते हैं रास बिहारी बोस।
क्योंकि रास बिहारी बोस गदर पार्टी में सक्रिय रूप से थे तो उनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म बंगाल के बर्धमान में हुआ था। हालांकि उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों में अधिक दिलचस्पी थी। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान और इंजीनियर में डिग्री हासिल की। हाँ ठीक है। अगला, रास बिहारी बोस की एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध गदर और आज़ाद हिंद फौज के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रास बिहारी जो बोस थे उन्होंने हुकूमत के विरुद्ध गदर और आज़ाद हिंद फौज के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि दूसरे देशों में रहकर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया और ताउम्र भारत को स्वतंत्र दिलाने का प्रयास करते रहे। रास बिहारी बोस ने 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई। तो जो हम जानते हैं कि लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग जो थे जिन पर बम फेंकने की जो योजना बनाई थी वो रास बिहारी बोस ने ही बनाई थी 23 दिसंबर 1912 को। गदर की योजना बनाई, जापान जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और बाद में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। हालांकि देश की आज़ाद के लिए किए गए इनके प्रयास सफल नहीं हो पाए, पर देश की आज़ादी की लड़ाई में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। ठीक है, वह गिरफ्तारी से बच गए लेकिन उसके कई विश्वास जो पात्र थे उनके गिरफ्तार हो गया। इसकी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है हमारा, रास बिहारी बोस वर्ष 1915 में भारत से भाग निकले और जापान में एक निर्वासित जीवन जीने लगे। ठीक है, 1994 में ये चले गए। अगला है, उन्होंने मार्च 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। कहाँ पर? 1942 में टोक्यो में। और भारत की स्वाधीनता के लिए एक सेना बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया। जून 1942 में उन्होंने बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का दूसरा सम्मेलन बुलाया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को लीग में शामिल होने और उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए आमंत्रित किया। ये पूरी इनकी जर्नी बता रहे हैं। 1943 में आज़ाद हिंद फौज का प्रभार सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। इम्पॉर्टेंट है, जापान सरकार ने रास बिहारी बोस को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो वहाँ का बहुत बड़ा अवार्ड है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जापान सरकार ने दिया था। अगली बात हुई है, हमने रास बिहारी बोस के बारे में पूरा जान लिया। वारिंद घोष के बारे में, ये कौन थे? श्री अरविंदो घोष के छोटे भाई थे, एक भारतीय क्रांतिकारी पत्रकार थे। इंग्लैंड में पैदा होने के कारण उन्होंने देवघर में शिक्षा प्राप्त की और बड़ौदा में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। वह अरविंदो से अत्यधिक प्रभावित थे और इस तरह आंदोलन में शामिल हो गए। वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जतिन नाथ बनर्जी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे। ये इम्पॉर्टेंट है कि किस स्वतंत्रता सेनानी के साथ, जो हमारे वारिंद घोष हैं, ये किस स्वतंत्रता सेनानी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो ये जतिन नाथ बनर्जी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे, जिन्हें निर्लंबा स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 1906 में बारिंद कुम्हार ने बंगाली साप्ताहिक एक बुक युगांतर प्रकाशित की। बाद में बंगाल में एक फिटनेस क्लब में इन्होंने की आड़ में क्रांतिकारी शाखा युगांतर के ही नाम से का गठन किया, क्रांतिकारी शाखा का, जहाँ पर ये लोगों को लाते थे और उनको देश के विचार के बारे में बताते थे, उन अपने यहाँ पे भर्ती करते थे लोगों की। उन्होंने जतिन नाथ मुखर्जी के साथ युवा क्रांतिकारियों की भर्ती से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानिक तला कोलकाता का एक गुप्त स्थान के रूप में उभरा, जहाँ क्रांतिकारी बम का निर्माण करते थे और हथियार और गोला बारूद एकत्र करते थे। अब आपको ऐसे लग रहा होगा ये आतंकवाद गतिविधियां थी, जिनको सामान्यतः इसी रूप में बोला भी जाता है इंग्लिश सरकार के द्वारा और बहुत से लोगों के द्वारा, लेकिन अभी इनका उद्देश्य जो था वो आतंक फैलाना बिल्कुल नहीं था। इन्हें बस अपने देश में राष्ट्रवाद सरकार के सपोर्ट में और अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में ये काम करना पड़ा, जिसे हम क्रांतिकारी के रूप में हम याद करते हैं। मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड 1908 की हत्या के प्रयास के बाद गहन पुलिस जांच में बारिंदो और अरविंदो को एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को 2 मई 1908 में गिरफ्तार किया गया। तो ये क्वेश्चन आता है, कहीं तो हमने पढ़ा है 2 मई जो
2 मई 1908 को गिरफ्तार किया गया बारिंदो और अरविंद घोष को। वो क्यों किया गया? इनको जो गिरफ्तार किया गया था वो मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के में इनको गिरफ्तार किया गया था। बाद में अलीपुर बम का एक जो केस था उसमें बारिंद घोष और उल्लासकर दत्ता जुगंतर पार्टी के जो सदस्य थे, बारिंद घोष और उल्लासकर दत्ता को मौत की सजा सुनाई गई। तो इनको मौत की सजा किसको सुनाई गई थी? बारिंदर घोष और उल्लासकर दत्ता को। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अलीपुर बम में बारिंदर घोष को मौत की सजा सुनाई गई थी, इनके साथ और कौन था? तो इनके साथ जो थे वो उल्लासकर दत्ता थे। बाद में देशबंधु चित्तरंजन दास के हस्तक्षेप से सजा को घटाकर आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। वर्ष 1909 में बारिंदर को सेलुलर जेल अंडमान में निर्वासित कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, इनका जन्म 1895 में हुआ था। शुरुआत में पश्चिम बंगाल की अनुशीलन समिति में शामिल थे। तो ये जो शुरुआत इनकी हुई थी वो अनुशीलन समिति से हुई थी जोगेंद्र चंद्र चटर्जी की। बाद में ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे HRA कहा जाता है, के हिस्सा बने। HRA के सदस्यों ने एक बार उन्हें मुक्त करने की योजना बनाई, लेकिन योजना विफल रही। अब गदर पार्टी के बारे में जानते हैं। गदर पार्टी एक क्रांतिकारी समूह था जो साप्ताहिक समाचार पत्र गदर के आसपास संगठित हुआ था, जिसका मुख्यालय फ्रांसिस्को में था। गदर का मुख्यालय कहाँ था? फ्रांसिस्को में था और इसकी शाखाएं अमेरिका तट और सुदूर पूर्व में थीं। क्रांतिकारियों का उद्देश्य, हाँ यहाँ आता है, अंतिम उद्देश्य आतंकवाद नहीं था। क्रांति का उद्देश्य राष्ट्रीय सरकार को स्थापित करना था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इन क्रांतिकारियों में मुख्य रूप से पूर्व सैनिक, हाँ इन क्रांतिकारियों में मुख्य रूप से किसकी भूमिका थी? तो मुख्य रूप से जो भूमिका थी वो किसान शामिल थे और पूर्व सैनिक थे। जो ये क्रांतिकारी थे इसमें मुख्य भूमिका जो थी पूर्व सैनिकों और किसानों की थी, जो बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में पंजाब से अमेरिका और कनाडा चले गए थे। क्रांतिकारी को अंजाम देने के लिए पहले के कार्यकर्ताओं ने वैंकूवर में स्वदेश सेवक होम और सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। आखिरकार 15 जुलाई 1913 में गदर की स्थापना हुई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने रास बिहारी बोस और चटर्जी और बारिंद घोष के बारे में जाना और हमें जो इम्पोर्टेंट लगा हमने अपने हिसाब से आपको बताया। अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ सही ज़रूरी नहीं, आप स्किप करके या स्पीड तेज करके सुन सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्रिप्स मिशन भारत में क्यों आया था और इसके क्या उद्देश्य थे? तो पहला है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं के साथ साथ रियासतों द्वारा भी नामित सदस्य होंगे। नहीं, ये गलत था। नामित मतलब होता है इलेक्टेड। तो प्रांतीय विधानसभाओं के जो थे वहाँ से तो चुन के आना था संविधान सभा के लिए, लेकिन रियासतों के द्वारा मनोनीत होना था कि रियासत जिसको चाहे उसे अपने लिए विधानसभा में भेज सकती है। तो नामित नहीं है। कोई भी प्रांत जो नए संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है उसे अपनी भविष्य की स्थिति के संबंध में ब्रिटेन के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। तो ये इनका एक और, हाँ ये पहले वाला जो था वो तो नहीं था सही। जो दूसरा है, हाँ ये इनके संदर्भों में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था, इनका जो भी प्रांत अगर आपके संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहता है तो वो अगर चाहे तो भविष्य में अपनी रक्षा के लिए या अपने भविष्य में ब्रिटेन के साथ अलग समझौते पर एक हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा उसे। तो ये जो था ये हमें गांधी जी ने और सबने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने इस चीज़ को कहा कि नहीं, हम इस चीज़ को नहीं मानते। तो ये विफल भी इसी वजह से हुआ था, इसलिए वापस भी गया था। अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो हमने ये जान लिया कि हमारा केवल वी सही है, केवल 1, केवल 2, सी इतना, तो ऑप्शन नंबर वी ओनली 2। क्रिप्स मिशन कब आया? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने हेतु 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। इसके मुख्य जो प्रस्ताव थे वो क्या थे? क्रिप्स मिशन के युद्ध के बाद भारत को आदिराज या डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। अच्छा, डोमिनियन आप जानते होंगे क्या है? नहीं जानते? हम जानते हैं, गुड। हम
बताते हैं उसको। डोमिनियन जो है ये इनका कहना था मिशन क्रिप्स मिशन का कि आपको हम आज़ाद तो कर देंगे, शक्तियाँ तुम्हारी तुम्हें सब दे देंगे, लेकिन यहाँ पे जो रूल एंड रेगुलेशंस चलेंगे वो हमारे प्रभुत्व में चलेंगे। यानी कि यहाँ पर जो भी इलेक्टेड बंदा होगा उसे राजा, वहाँ ब्रिटेन का जो राजा है वही शपथ दिलाएगा। तो कुल मिला के उनके प्रभुत्व में आपको अपनी सरकार चलानी है, जिसको हमारे गांधी जी ने और क्रांतिकारियों ने इसको मना कर दिया था कि हमें डोमिनियन का दर्जा नहीं चाहिए, हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए। ठीक है, तो इनका एक पहला प्रस्ताव था। ये प्रस्ताव में कि इनके प्रस्ताव क्या क्या थे, तो इनका एक प्रस्ताव था कि हम युद्ध के बाद जो है अधिराज्य डोमिनियन का दर्जा देंगे, ये इनका प्रस्ताव था। सेकंड, युद्ध के बाद संविधान बनाने वाली संस्था का निर्माण करेंगे। युद्ध के बाद जो इनका युद्ध था मित्र देश और उनके ये कह रहे थे उसमें भारत का सपोर्ट ले लो, नहीं तो अगर भारतीय उधर हो गए तो बहुत दिक्कत होगी। तो भारतीयों के सपोर्ट के लिए इन्होंने ये सब चीज़ें रखी थी। युद्ध के बाद हम संविधान बनाने वाली संस्था का निर्माण करेंगे। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके युद्ध की बात हो रही है, उसमें हमारी इनको सेना चाहिए था, भारतीय सेना। तो जब हमारी भारतीय सेना चाहिए था तो हमें उसमें डील हुई थी, वो डील के लिए इन्होंने ये चीज़ भेजी कि हम ये करेंगे। क्रिप्स मिशन के अनुसार देश का एक नया संविधान बनाने के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनाव कराकर एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस सभा में प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा चुने गए सदस्य, फर्स्ट आ गया हमारा जो स्टेटमेंट था, इस सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए सदस्य और राजाओं द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे। जबकि वो क्या कह रहे थे कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा एवं राजाओं द्वारा चुने हुए सदस्य होंगे, जबकि राजाओं द्वारा मनोनीत होंगे। इस प्रकार बनाया गया संविधान ब्रिटिश सरकार द्वारा तभी स्वीकार्य होगा जब कुछ प्रांत भारत सरकार से दूर रहना चाहेंगे। इसके अलावा मिशन ने प्रस्तावित किया कि कोई भी प्रांत भारतीय प्रभुत्व में शामिल के इच्छुक ना हो तो एक अलग संघ बना सकता है, जिसका एक अलग संविधान हो सकता है। ये भी मुख्य कारण था इनकी बात कैसे मानी जाती। ठीक है, तो इन्हीं सब के चलते क्रिप्स मिशन और कांग्रेस नेताओं की वार्ता असफल रही। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय डोमिनियन स्टेट के प्रावधान पर आपत्ति जताई। संविधान सभा में रियासतों का प्रतिनिधित्व राज्यों के लोगों द्वारा नहीं बल्कि शासकों के नामांकित व्यक्ति द्वारा और सबसे बढ़कर भारत के विभाजन के प्रावधान द्वारा किया गया। ब्रिटिश सरकार ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को प्रभावी शक्ति के तत्काल हस्तांतरण और भारत की रक्षा के लिए जिम्मेदार में एक वास्तविक हिस्सेदारी की मांग को स्वीकार करने से इनकार। बेसिकली आपको ये समझना है, ये चाहते थे कि जो भी करें आपको वो आप फील करा दे कि आपके हाथ में स्वतंत्रता है, बाकी है कुछ भी नहीं। ये आधा तो देश बांटना चाह रहे थे कि जो चाहे वो अपना अलग संविधान बना ले, अगर वो चाहे तो हमारे साथ हाथ मिला ले। ये सब फालतू की चीज़ें क्रिप्स मिशन लेके आया, जिन कारणों से यहाँ के जो लोग थे, जो विद्वान लोग थे, उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरीके से नकार दिया। वार्ता की विफलता का एक महत्वपूर्ण कारण क्रिप्स की सौदेबाजी और बातचीत करने की अक्षमता, यानी कि जो इसकी विफलता का जो महत्वपूर्ण कारण था वो क्रिप्स की सौदेबाजी, जो जिस तरह उसकी सौदेबाजी बातचीत थी और उसकी अक्षमता ही उसका मुख्य कारण थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज यहाँ पता नहीं क्यों दीपावली हो रही है, सॉरी, और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हमें भारतीय इतिहास के बारे में हमें स्टेटमेंट दिए गए, उन पर बताया, विचार करिए। फर्स्ट, डचों ने पूर्वी तट पर गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर अपने कारखानों एवं गोदाम की स्थापित किए थे। नहीं, क्यों नहीं किए थे? क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि जो गजपति शासक थे वो 1435 से लेके 1541 तक, यानी 1435 से 1541 तक ही रहे गजपति शासक। और ये कह रहे हैं डचों ने अपने कारखाने भी गजपति शासन द्वारा दी गई भूमि पर अपने कारखाने बनाए, जब ये रहे ही 41 तक हैं। और जबकि इनकी पहली जो इनकी डचों की रही है, डचों की जो पहली गोदाम हुई है वो 1605 में मूसलीपट्टम में हुई है। तो इनकी कब हुई है? तो ये पूरा गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा किया था। हाँ, ये बात सही है कि जो इनका अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था डचों का वास्तविक संस्थापक जिसे कहा जाता है, उसने बीजापुर की जो सल्तनत है उससे गोवा पर उससे छीन लिया था और उस पर गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो बीजापुर के सुल्तान थे इस्माइल आदिल शाह,
उनको हराकर, उनको गद्दी से उतारकर इन्होंने अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया था। नेक्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई भूमि के एक भूखंड पर मद्रास में एक कारखाना स्थापित किया। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो गलत है, सेकंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। तो हमारे कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 and 3। अब हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत आने वाली यह सबसे पहली यूरोपीय कंपनी थी। मार्च 1602 में डच संसद के एक चार्टर द्वारा कुल मिला के ये किले बनाने की शक्तियों के साथ आए थे। डचों का मुख्य उद्देश्य, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, डचों का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया से पुर्तगाली और ब्रिटिश व्यापारिक शक्तियों को समाप्त करना, ये इम्पोर्टेंट है। डचों का मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य था भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया से जो पुर्तगाली आते थे और ब्रिटिश व्यापारी आते थे, उनकी शक्तियों को समाप्त करके पूरा अपने अंडर वो चीज़ें करना। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इनका उद्देश्य। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी 1605 में मुसलीपट्टनम में भारत के कारखानों की स्थापना की। और आप देखेंगे इम्पोर्टेंट के बारे में बता रहे हैं। गजपति शासकों ने कलिंग, आंध्र प्रदेश और बंगाल के बड़े हिस्से, मध्य प्रदेश और झारखंड के पूर्वी मध्य भागों पर 1435 से 1541 तक शासन किया, जो हम बता चुके हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण घटना, हाँ इस घटना के द्वारा जो 1741 में कोलाचेल की लड़ाई हुई थी डचों और त्रावणकोर की सेना के बीच। डच ईस्ट इंडिया कंपनी और त्रावणकोर सेना के बीच में 1741 में कोलाचेल की एक लड़ाई हुई थी, जिसमें इनकी बड़ी हार हुई थी, जिसी कारण से इन्हें डचों की अंत की शुरुआत हुई। तो हम देख रहे हैं भारत में यूरोपीय शक्ति की बड़ी हार थी, डचों की अंत की शुरुआत थी, भ्रष्टाचार और दिवालियापन के कारण। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से 1800 में भागकर जाना पड़ा। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में जानती क्योंकि ये इनका वास्तविक संस्थापक था। ये 1509 से लेकर 1515 तक इसका वो रहा। उन्हें भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह से गोवा पर कब्जा कर लिया, जो सही है दूसरा स्टेटमेंट। यह साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय की मदद से किया था। जो साम्राज्य था उसका एक प्रांत था गोवा, उसका जो बीजापुर का जो सुल्तान था आदिल शाह, उसको हटाने की में मदद जो की थी अल्बुकर्क की, वो जो कृष्णदेवराय थे उन्होंने इनकी मदद की थी। ठीक है, इनके शासनकाल के समय मुसलमानों पर उत्पीड़न का बोलबाला था। उसने विजयनगर साम्राज्य के फिर बाद में इन्होंने जो अल्बुकर्क थे, इन्होंने 1510 में ही कृष्णदेवराय के भटकल पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने भारत के मूल निवासियों, हाँ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भारतीयों से मूल निवासियों से विवाह करने की नीति किसने शुरू करी थी, और इन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, डचों ने। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भारतीयों के जो मूल निवासी थे उनसे विवाह करने की जो नीति शुरू की थी वो डचों ने करी थी। इन्हें लग रहा था कि जब ये एक देश संबंधी हो जाएंगे तो हमारे अपने हो जाएंगे, और ये इनकी व्यापारिक रणनीति थी। और इनका ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अपने प्रभाव क्षेत्र में इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। हमने डचों के बारे में जाना। दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी विजयनगर के शासकों के नायक के रूप में जाने जाने वाले सरदारों को नियुक्त किया गया, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों पर लगभग स्वतंत्र रूप से शासन किया। और हम इनके बारे में ये जानेंगे। 1639 में अंग्रेज़ों को कूम नदी, उसी में से जो था एक नायक सरदारों का, 1639 में अंग्रेज़ों को कूम नदी समुद्र में प्रवेश, कूम नदी के पास और दूसरी नदी एगमोर नदी के नाम से जाने वाली भूमि के टुकड़े को अनुदान किया, जिस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई भूमि पर एक कारखाना स्थापित किया, जिसे नायक कहा जाता है। ठीक है, उस नायक ने। ठीक है,
हमने जाना यहाँ पे आज हमने टोटल इसके क्वेश्चंस को कवर किया। क्वेश्चन तो केवल 4 ही थे, लेकिन इसके जो फैक्ट थे वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा थे, जिनको हम नहीं बताना चाहेंगे। मैं उम्मीद करूँगी कि आप ही बताएं। और मैं अगर मैंने अच्छा आपको बताया है, अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है, तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे लिए अप्रिसिएट करें और कमेंट में मुझे बताएं। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ चीज़ें हमने गड़बड़ करी है, तो आप वो भी हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम आगे से सुधार करके चीज़ों को अच्छा कर सकें। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो आप देखिए, सब्सक्राइब करिए एंड दूसरों को शेयर करिए, उनसे करवाइए, और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।